हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट्स फॉर पी ब्लॉक रिएक्शंस। जैसे कि हम सबको पता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए, नीट के लिए और ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसमें ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शंस को इजी तरीके से सीखने के लिए आज हम कुछ शॉर्टकट्स लर्न करने वाले हैं। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पी ब्लॉक में जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है इनटू डीकम्पोजिशंस, कॉम्बिनेशंस, रिडॉक्स रिएक्शंस एक्सेट्रा। तो हमारे पास आज है 4 ऐसे कैटेगरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, decomposition reactions, and the second category is hydrolysis reactions, और थर्ड कैटेगरी हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3, एंड उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी हुआ रिएक्शंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को या ऑक्सो एसिड को हीट करते हैं तब कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, रिएक्शंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सो ये 4 कैटेगरीज के रिएक्शंस पी ब्लॉक एलिमेंट्स से फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में और नीट में भी, तो हम इन रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, हम इन रिएक्शंस को इजीली याद करने का शॉर्टकट सीखेंगे, इजीली याद रखने का और प्रोडक्ट्स को लिखने का ट्रिक सीखेंगे। सो इन दीज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 4 एग्जाम्पल, 4 ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ऑफ विच द फर्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स एग्जाम मेंस के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हुआ डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, और उसके बाद में हुआ डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल अजाइड्स, और उसके बाद में हुआ डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्सलेट्स। सो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, मेटल नाइट्रेट्स, मेटल अजाइड्स एंड ऑक्सलेट्स ऑल टुगेदर इज वन सेट। इस सेट को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे और इन चारों रिएक्शंस के शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स को हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन हुआ हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में हम क्या सीखेंगे, हाइड्रोलिसिस में हम हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे, ऑल्सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स। उसके बाद में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, उसके बाद में हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सो एसिड्स, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। सो दीज 4 हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, हम इन चारों की बात करेंगे। इसके बाद में जब मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस है, देयर आर 2 कैटेगरीज दैट विल वर्क ऑन, HNO3 concentrated with the metal and HNO3 dilute with the metal। हम दोनों टाइप्स के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। और जब हीटिंग इफेक्ट की बारी आएगी, हीटिंग इफेक्ट में हम 2 तरह के हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन यू हीट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड व्हाट हैपन व्हेन यू हीट एसिड्स। जैसे कि थोड़े ऑक्सो एसिड्स हुए, थोड़े हुए प्रोटिक एसिड्स, उनको हीट करने पे कई एसिड्स डिकम्पोज होते हैं, कई एसिड्स पॉलीमराइज कर जाते हैं, तो हम वो सारे इफेक्ट्स को यहाँ सीखेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे रिएक्शंस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ले, तो आज के लिए हम क्या करेंगे, हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे ध्यान करेंगे पार्ट 1 में, और हाइड्रोलिसिस के बारे में हम पार्ट 2 में सीखेंगे, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड के बारे में हम पार्ट 3 में सीखेंगे, और हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम पार्ट 4 में सीखेंगे। सो ये शॉर्टकट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी है, इसके पूरे 4 पार्ट्स होने वाले हैं। पार्ट 1 इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। इन पार्ट 1 वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, decomposition of ammonium salts, metal nitrates, metal azides and oxalates. So let's get started without any more delay. The very first type of reaction that we are working on is decomposition. जैसे कि आपने देखा था, 4 तरह के एग्जाम्पल्स को हम डील करने वाले हैं इसमें, 4 तरह के एग्जाम्पल्स के शॉर्टकट्स को हम लर्न करने वाले हैं। सो इन चारों एग्जाम्पल्स में हम बात क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इफ यू आर हैविंग अमोनियम सॉल्ट विद यू, हाउ डू यू डीकम्पोज दिस अमोनियम सॉल्ट। डीकम्पोज करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे ना, वो प्रोडक्ट्स को कैसे लिखना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट को डीकम्पोज करने के बाद में जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसको कैसे लिखेंगे, और उसके बाद में अगर आपके पास मेटल अजाइड है, उसको डीकम्पोज करने के बाद में कौन से प्रोडक्ट्स है और कैसे हम उसको इजीली याद करके लिख सकते हैं, और ऑक्सलेट्स को डीकम्पोज करने के बाद में कौन से प्रोडक्ट्स है उसको कैसे याद रखें। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। अगर हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट का डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स को हम कैसे लिख सकते हैं।
अमोनियम सॉल्ट बेसिकली इज व्हाट? अमोनियम सॉल्ट इट्स अ सॉल्ट, राइट? सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? इट्स अ आयनिक कंपाउंड जिसके पास एक कैटायन होता है और एक एनियन होता है एटलीस्ट, राइट? क्योंकि आप अमोनियम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, कैटायन इज नथिंग बट दैट अमोनियम आयन, NH4+ होता है इसका फॉर्मूला। और एनियन है, एनियन तो कुछ भी हो सकता है, एनियन तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, कितने सारे एनियंस हैं, है ना? तो हम इस सारे एनियंस को क्लासिफाई कर लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एनियंस दो किस्म के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एनियन, oxidizing anion, and the second one is non-oxidizing anion। तो जितने भी एनियंस हमारे पास है उन सारे एनियंस को हमने क्लासिफाई कर लिया है ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियंस में। ऑक्सीडाइजिंग एनियंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ले पाते हैं और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ले नहीं पाते, ठीक है? अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एनियन है तब अमोनियम आयन डीकम्पोज करेगा और अमोनियम सॉल्ट जो भी है ना आपका, अमोनियम सॉल्ट डीकम्पोज करेगा लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ N2। अगर आपके पास नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियन है तो आपका अमोनियम सॉल्ट जो भी है ये डीकम्पोज करेगा लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ NH3। ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है? ये अमोनियम सॉल्ट के अंदर जो भी कैटायन है, जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन के अंदर जो भी नाइट्रोजन दिखता है आपको, दिस नाइट्रोजन इज व्हाट इज गिविंग यू द प्रोडक्ट, राइट? अमोनियम सॉल्ट का नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू N2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एनियन। अमोनियम सॉल्ट्स का N कन्वर्ट्स इनटू NH3 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियन। अभी आपको ये डाउट आने वाला है कि ये ऑक्सीडाइजिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियंस को हम कैसे पता लगाए, मतलब कुछ लिस्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। हाँ बच्चों, एक लिस्ट है ऑक्सीडाइजिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियन का जो आपको सीखना चाहिए। एग्जाम्पल्स लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग एनियंस होंगे डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 आयन, -2 आयन डाइक्रोमेट आयन। उसके बाद में NO3- नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग है। उसके बाद में हुआ ClO4- आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एनियन है और MnO4- आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एनियन है और IO3- आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एनियन है। एंड ऑन द अदर साइड non-oxidizing anions include Br-, I-, Cl-, SO4-2, CO3-2, PO4-2। ये जो भी आयन्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना वो बहुत कॉमन आयन्स है जो हमारे सिलेबस में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? मैंने कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये 5-6 एग्जाम्पल्स को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? सो अभी एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को, उसके बाद में हम देखेंगे एक्सेप्शंस को। जो भी शॉर्टकट्स हम लर्न करते हैं ना बच्चों, पूरे रिएक्शंस उस शॉर्टकट्स में फॉलो नहीं होते, 1-2 एक्सेप्शंस तो होते हैं, तो हम एक्सेप्शंस को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार रिकैप देख लो। यू आर टॉकिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट का कॉम्पोजिशन आपको देखना चाहिए टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। अमोनियम सॉल्ट में कैटायन तो फॉर श्योर नाइट्रोजन ही होने वाला है एंड दिस कैटायन अकॉम्पनीज एन एनियन। एनियन दो तरह के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एनियन एंड द सेकंड वन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियन। अगर ऑक्सीडाइजिंग एनियन है, नाइट्रोजन ऑफ अमोनियम सॉल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू N2। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियन है, नाइट्रोजन ऑफ अमोनियम सॉल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH3। एंड ऑक्सीडाइजिंग एनियंस के एग्जांपल्स यहाँ है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनियंस के एग्जांपल्स यहाँ है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी इन द क्लास। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल रिप्लाई ऑन टू योर डाउट्स, ठीक है? तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू टेक इज अमोनियम क्रोमेट को ही ले लेते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। NH4 is the cation, right? And dichromate Cr2O7 is the anion. NH4 का चार्ज 1 है और डाइक्रोमेट का चार्ज 2 है। तो फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करके लिखने के बाद में ये फॉर्मूला बनेगा NH4 taken twice Cr2O7। I'm sure you know how to use क्रिस क्रॉस मेथड, है ना? हमने तो स्कूल में ही सीख लिया था, राइट? क्लास 9 में पढ़ा था आपने क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में। अगर आप इस कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तब आपके प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं? इसीलिए तो हमारे पास ये शॉर्टकट है ना? तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला चेक करना चाहिए, इसमें से जो एनियन है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद में ए एनियन को कैटेगराइज करना चाहिए, क्या तरह का एनियन है,
Is this an oxidizing anion or is this a non-oxidizing anion? ये तो oxidizing anion निकला डाइक्रोमेट, है ना। अगर oxidizing anion है तो क्या होगा, तब होगा अमोनियम सॉल्ट का कन्वर्शन इनटू नाइट्रोजन। तो आपके प्रोडक्ट्स में से सबसे पहला प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन, है ना। तो आपको पता चल गया कि एक प्रोडक्ट क्या है, और उसके साथ साथ में बाकी के प्रोडक्ट्स भी हम लिख लेंगे, बाकी का प्रोडक्ट क्या है। N2 के बाद में ना आपके पास जितने हाइड्रोजन दिखते हैं यहाँ पे, उतने सारे हाइड्रोजन्स को आप कन्वर्ट कर दो, किस में, आप कन्वर्ट कर दो H2O में। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो पूरे 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन कैन फॉर्म 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, है ना। अभी एक बार बैलेंसिंग चेक कर लो, आपके पास 2 नाइट्रोजन थे लेफ्ट में और राइट में भी 2 नाइट्रोजन है। आपके पास पूरे 8 हाइड्रोजन थे लेफ्ट में और आपके पास 8 हाइड्रोजन है राइट में। उसके बाद में आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास 2 क्रोमियम है और आपके पास 3 ऑक्सीजन है, which leads to formation of Cr2O3, है ना। So this is how we write the products. When you write the products for decomposition of ammonium salt, step 1, check for the anion if it is oxidizing or non-oxidizing. Step 2, write nitrogen on the right hand side, and whatever number of hydrogens you have, turn them into water molecules. And step 3, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स को लिखने के बाद में आप चेक करो बैलेंसिंग को, चेक करने के बाद में जो भी बचता है उससे बाई प्रोडक्ट्स बना देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू गेट दिस बेटर। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH4NO2 का, NH4NO2। अभी आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आप ट्राई करो इसके प्रोडक्ट्स को लिखने का। NH4NO2, इसके पास क्या है, इसके पास NO2 एनियन है, और NO2 एनियन कौन सा एनियन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एनियन होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिख ही लो आप, NO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एनियन। सो नाउ बिकॉज यू हैव एन ऑक्सीडाइजिंग एनियन, आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो तो N2 होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपके पास जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सारे हाइड्रोजन्स को आपको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, H2O में कन्वर्ट करना चाहिए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 नाइट्रोजन्स है, राइट में भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में पूरे 4 हाइड्रोजन थे, उसको मैंने 2 H2O में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद में 2 ऑक्सीजन थे लेफ्ट पे और उतने ही ऑक्सीजन राइट पे ही है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमेशा याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका हर लिखा हुआ रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो आपके आंसर्स गलत होने के बहुत खूब चांसेस है, ठीक है। तो ध्यान रखना बैलेंसिंग का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट द प्रोडक्ट्स, मगर हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, और 2 एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है H4 taken twice CO3 is ammonium carbonate। अभी आप ट्राई करो इसका डिकम्पोजिशन। स्टेप 1 अप्लाई करो, analyzing anion। anion here seems to be non-oxidizing anion, जो कि कार्बोनेट है, यहाँ पे है ना। सो अगर आपके पास non-oxidizing anion है तो अमोनियम सॉल्ट आपको क्या देगा, इट गिव्स यू अमोनिया। तो पहले आप अमोनिया लिख ही लो। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जितने भी हाइड्रोजन्स बाकी है उतने हाइड्रोजन्स के साथ आप वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दो। मगर उससे पहले एक चीज ध्यान में देना, आपके पास 2 नाइट्रोजन है लेफ्ट में, तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म होना ही पड़ेगा, राइट। सो 2 NH3 फॉर्म होने के बाद में 6 हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएंगे आउट ऑफ 8 विच यू हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब हुआ आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, बस एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, राइट। सो नाउ आफ्टर 2 NH3 एंड 1 H2O व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट विथ CO2, तो उसी को लिख दो आप, राइट। सो यू आर हैविंग NH3 CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस्ड एज कंपाउंड्स और प्रोड्यूस्ड एज प्रोडक्ट्स आउट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे लॉजिक्स समझ में आए हो। बट देन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, ये शॉर्टकट्स के लिए अक्सर एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ पे भी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस एक्सेप्शन पे, ठीक है। एक्सेप्शन फॉर दिस लॉजिक, एक्सेप्शन फॉर व्हाट एवर वी हैव लर्न्ड इन दिस स्पीच। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हो, विच इज NH4NO3, NO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एनियन, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे N2 फॉर्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ जितने हाइड्रोजन्स है आपके पास उतने हाइड्रोजन्स के इक्विवेलेंट में H2O भी फॉर्म हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन्स है ना, तो 2 H2O। मगर H2O और N2 फॉर्म होने के बाद में अगर आपने ध्यान से देखा हो बैलेंस्ड इक्वेशन को, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो नेसेंट ऑक्सीजन है, और आपको तो पता ही है नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करेगा N2 पे, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ N2O। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO3 विच कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एनियन फर्स्ट गिव्स यू N2, मगर उसके बाद में इमीडिएटली वो N2 N2O में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO3 NO3 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस H2O। तो आपको इस चीज में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसके बारे में क्वेश्चन आया था मेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शंस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, जिसमें हमने सीखा हाउ टू राइट द प्रोडक्ट्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स बाय ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ एनियन, अगर एनियन ऑक्सीडाइजिंग है या नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो लिख देना कमेंट्स में, आई हेल्प यू आउट विद दैट। Let's now move on to the second type of decomposition reaction, which is decomposition of metal nitrates. So यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक मेटल नाइट्रेट लेने वाले हैं और इसके decomposition products लिखने वाले हैं। मगर उससे पहले हमें तो मेटल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, है ना। ये नाइट्रेट जो भी है वो NO3 माइनस होता है बाय नेचर। NO3 माइनस जो भी है बाय नेचर ए लार्ज साइज एनियन होता है। Why is this large in size? क्योंकि इसके पास एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन से, एक नेगेटिव चार्ज है और ढेर सारे लोन पेयर्स है। सो ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, है ना। ए लार्ज साइज एनियन है। ये जो भी मेटल है ना, हमें तो पता ही है मेटल्स फॉर्म कैटायन्स, राइट। मगर ये कैटायन का साइज है ना, ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पीरियोडिक ट्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आप बात करते हैं एस ब्लॉक के मेटल्स के बारे में, हम फिलहाल के लिए एस ब्लॉक के मेटल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मेटल नाइट्रेट्स यूजुअली एस ब्लॉक मेटल्स फॉर्म करेंगे। सो अगर आप बात करते हैं एस ब्लॉक मेटल्स के बारे में, जैसे कि हुआ पोटेशियम K+, या हुआ Na+, या हुआ Rb+, या हुआ Cs+, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, द ग्रुप 1 cations are large size cations। मगर क्यों ए लार्ज साइज कैटियंस है? फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेस, व्हिच मींस व्हाटएवर यू गेट टू सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड हैव गॉट द बिगर एटॉमिक साइज, बिगर आयनिक रेडियस, है ना। सो पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम लार्ज कैटियंस है। एंड ऑन अदर हैंड स्मॉल कैटियंस क्या है? स्मॉल कैटियंस होंगे लिथियम, मगर लिथियम तो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, एब्सोल्युटली। मगर लिथियम तो एक्सेप्शनल है ड्यू टू इट्स डायगोनल रिलेशन, है ना। आई होप आपको याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस पूरे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो लिथियम प्लस एक्सेप्शनली हैज गॉट स्मॉलर साइज। उसके बाद में मैग्नीशियम +2 जो भी है स्मॉलर साइज होता है, कैल्शियम +2 हैज अ स्मॉलर साइज, एंड स्ट्रॉन्शियम +2 हैज स्मॉलर साइज, बेरियम +2 हैज स्मॉलर साइज। एंड उसके साथ साथ थोड़े बहुत हम डी ब्लॉक कॉमन एलिमेंट्स की भी देख लेते हैं, Pb+2 एंड Zn+2, Pb+2 फ्रॉम P ब्लॉक, Zn+2 एंड Cu+2 फ्रॉम D ब्लॉक। इनके भी कैटियोनिक साइजेस, कैटियोनिक रेडियस बहुत ही कम होता है। सो कैटियंस दैट यू ऑब्जर्व ओवर हियर कैन बी स्मॉल कैटियंस, कैन बी लार्ज कैटियंस। अगर ये लार्ज कैटियंस हुए द एग्जांपल्स आर इंक्लूडेड हियर, अगर ये स्मॉल कैटियंस हुए द एग्जांपल्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर। अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं साइज के बारे में? क्योंकि अगर आपके पास एक लार्जर एनियन है, when this larger anion combines with a larger cation, the chemical bond formed between them will be a strong chemical bond. And if you are talking about a larger anion and this larger anion combining with a smaller cation, तब क्या होगा? अगर cation बहुत छोटा है तब the bond between the large anion and small cation is going to be a weaker chemical bond. So हम basically chemical bonding का strength को assess कर रहे हैं, इसी वजह से हम sizes को check कर रहे हैं यहाँ पे, right? And now if you have a doubt कि why exactly is large anion and large cation make a strong chemical bond, very simple. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्रिकेट बॉल है जो आपको होल्ड करना है अपने दोनों हाथों से, एंड इन द सेकेंड केस आपके पास एक बड़ा सा ग्लोब है जो आपके घर के जितना बड़ा हो, ठीक है। आपको उसको होल्ड करना चाहिए सेकेंड केस में। फर्स्ट केस में आपके पास एक छोटू सा क्रिकेट बॉल है जो आप पकड़ना चाहते हैं, सेकेंड केस में एक बहुत बड़ा सा ग्लोब है जो आप अपने दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तो इन दोनों केसेस में किस केस में आप अच्छी ग्रिप के साथ बॉल को होल्ड कर सकते हैं या ग्लोब को होल्ड कर सकते हैं? ऑब्वियसली इन द फर्स्ट केस, इजंट इट? जब द साइज ऑफ योर हैंड्स मैच टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर होल्डिंग, यू विल बी एबल टू होल्ड इट विद अ गुड ग्रिप, राइट। अगर आपके हाथों का साइज, जो भी ऑब्जेक्ट आप होल्ड कर रहे हो उसके साइज से बहुत कम है आपके हाथों का साइज, तब जाके आपका ग्रिप बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार अगर आपके पास एक लार्जर एनियन है, इसको होल्ड करने के लिए लार्जर कैटियन चाहिए। जब साइज मैच करेगा तब इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा। अगर आपके पास एक लार्जर एनियन है और आपका कैटियन जो भी है वो बहुत चिटकू सा है, बहुत छोटा है, तो एक कैटियन जो भी है उस लार्ज एनियन को होल्ड नहीं कर पाएगा।
इस वजह से ये केमिकल बॉन्ड जो भी है यहाँ पे बहुत वीकर केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है एग्जाम्पल। तो कंक्लूजन इज लार्ज एनियन एंड लार्ज कैटियन मेक अ स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब ये निकला कि अगर आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्रेट है, रुबिडियम नाइट्रेट है या सीजियम नाइट्रेट है, एक जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी नाइट्रेट्स है, इनका केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इसको डिकम्पोज करना चाहते हो, आपको हाई एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा डिकम्पोजिशन के लिए। मगर आप लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट्स की बात करते हो, क्योंकि उनका केमिकल बॉन्ड वीक है, आपको बस लो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, है ना। तो इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये जो भी कंसेप्ट हम इस पेज में पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, उसका भी एक एक्सेप्शन है। हम एक्सेप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक पोटेशियम नाइट्रेट है, I'm asking you to write the products obtained when you have potassium nitrate decomposing। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो KNO3। अभी आपको असेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैटियन क्या है। आपका कैटियन है पोटेशियम, और ये जो भी पोटेशियम है आपके पास, ये पोटेशियम स्मॉलर कैटियन है कि लार्जर कैटियन है? जैसे यहाँ हम लिस्ट में देखते हैं पोटेशियम इज अ लार्जर कैटियन। अगर लार्जर कैटियन है तो किस प्रकार का केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा? स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब है पोटेशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करना कुछ ईजी बात नहीं है। इसको डिकम्पोज करने के लिए ढेर सारा एनर्जी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर कितना एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इट डिपेंड्स। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं किसी हाल पे, तो आपको एटलीस्ट 400 to 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तब जाके ए वाला नाइट्रेट जो भी है आपको एक प्रोडक्ट देगा, वो प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन। अगर आप 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इन्वेस्ट कर सकेंगे, से फॉर एग्जांपल आप 800 अबाउ टेम्परेचर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 800, 900, 1000, 10,000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके फर्दर डिकम्पोज होगा। ऑक्सीजन के साथ ही साथ आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा। अगर आप जो भी टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं वो लेस दैन और लेसर दैन 400 डिग्री सेल्सियस है, तब जाके रिएक्शन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ क्योंकि आपका लार्ज कैटियन एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, द टेम्परेचर इज डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट। अगर पोटेशियम नाइट्रेट को आप 400 to 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, जब ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या प्रोडक्ट देगा आपको? सबसे पहले ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन को, एंड ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, वो बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऑक्सीजन जाने के बाद में अगर मैं बैलेंस करूं यहाँ पे, हाफ ए मोल ऑफ ऑक्सीजन जाने के बाद में मेरे पास KNO2 बचेगा, है ना। एंड अगर सेम पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 को मैं 1000 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउ और 1000 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउ टेम्परेचर के साथ हीट करूं, तब क्या होगा? तब सबसे पहले ऑक्सीजन निकलेगा, उसके बाद में नाइट्रोजन निकलेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बाद में जो भी बचा हुआ है, जो भी बाकी है, उसके बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अभी आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो, अगर आप चाहते हो कि आप N2 को निकाले तो आपको तो 2 मोल्स ऑफ KNO3 लेना पड़ेगा, राइट। अगर 2 मोल्स ऑफ KNO3 है, आपके पास अभी K2 बाकी है ना। उसके साथ साथ कितना ऑक्सीजन गया हुआ है यहाँ पे तो आपके पास एक O2 है और K2O फॉर्म करेगा। K2O फॉर्म होने के बाद में जितना भी ऑक्सीजन बचा है, आप उसको O2 गैस में डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में इवॉल्व कर देंगे। मगर लुक एट द बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मिल गया, है ना। व्हाट इफ आई टेक पोटेशियम नाइट्रेट एंड हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस? अगर 100 डिग्रीज है विच इज लेस दैन 400 डिग्री सेल्सियस, आपको तो कुछ रिएक्शन आएगा ही नहीं, है ना। सो द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर दैट यू सप्लाई इन केस ऑफ लार्ज कैटियंस। अगर टेम्परेचर 0 to 400 के बीच में है तो नो रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर 400 to 800 के बीच में है तो ऑक्सीजन प्लस अ मेटालिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अगर टेम्परेचर 800 से ज्यादा है तब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस मेटालिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो एज ए क्विक रिकैप, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज। अगर आप मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजिशन की बात करने वाले हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, यू हैव अ large cation combining with NO3 minus ion. Example हुआ KNO3. Other example हुआ sodium nitrate, rubidium nitrate, cesium nitrate. In this case, you have three things that could happen.
Thing number one, when you heat this potassium nitrate to a temperature between 0 to 400 degrees Celsius, you don't get to see a reaction. You heat potassium nitrate between 400 to 800 degrees Celsius, you will be having oxygen plus a metal compound. याद रखना metal elemental form में नहीं आ रहा है, metal compound के form में आ रहा है. अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जितना भी हो, तब आपके पास O2 आएगा, N2 आएगा और उसके साथ साथ फिर से मेटल कंपाउंड आएगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, कंपाउंड आएगा मेटल का, इट्स नॉट मेटल इन एलिमेंटल फॉर्म. ठीक है, ए प्रोडक्ट से. बट व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल कैटायन कंबाइनिंग विद NO3 माइनस आयन. अगर स्मॉल कैटायन NO3 माइनस आयन के साथ कंबाइन कर लेता है, तब क्या हाल है? तब भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. एंड कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? यहाँ पे तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनियन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो वीक केमिकल बॉन्ड है ना, तो टेम्परेचर का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे. आप थोड़ा बहुत हीट कर लो तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. मगर कौन से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे? सबसे पहले आपको मिलेगा NO2, उसके साथ साथ आपको मिलेगा मेटल का एक कंपाउंड. कौन सा एग्जाम्पल ले यहाँ पे? चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रेट ऑफ लिथियम या नाइट्रेट ऑफ मैग्नीशियम. जब आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को लेते हो MgNO3, अगर आप इसको हीट करके डीकम्पोज करना चाहते हो, जब आपने डीकम्पोज किया हो, सबसे पहले NO2 रिलीज करेगा, उसके बाद में मेटल का बाकी हुआ कंपाउंड आ जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना. तो अगर आप इसके प्लेस में मैग्नीशियम नाइट्रेट के प्लेस में अगर आप लेना चाहते हो स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तब भी आपके पास NO2 फर्स्ट प्लेस में रिलीज होगा. जो भी बचा हुआ चीज है वो बाहर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ मेटल कंपाउंड. अंडरलाइन करना यहाँ पे इसको. ठीक है, दिस इज हाउ डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स हैपन. बट देन जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री में हर चीज के लिए एक्सेप्शन होना ही है. यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन को कहाँ लिखे? यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज नाइट्रेट ऑफ मर्क्यूरी एंड नाइट्रेट ऑफ सिल्वर. HgNO3 और AgNO3 ऐसे नाइट्रेट्स है जो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं. ये तो कैंडल फ्लेम पे भी डीकम्पोज कर पाएंगे, इतने अनस्टेबल होते हैं. जब आप इनको डीकम्पोज करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स जो भी है वो थोड़ा अलग होते हैं. प्रोडक्ट नंबर 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट नंबर 2 NO2 है, बट प्रोडक्ट नंबर 3 जो भी है ना वो मर्क्यूरी मेटल है. तो इन केस ऑफ दिस एक्सेप्शन, डीकम्पोज करने के बाद में आपके पास क्या प्रोडक्ट्स है? आपके पास O2 है, आपके पास N2 है, उसके साथ साथ आपके पास मेटल है. सिर्फ मर्क्यूरी और सिल्वर के केस में ही आपको मेटल मिलेगा. बाकी हर जगह पे आपको मेटल के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, है ना. मेटल ऑक्साइड्स हो, मेटल नाइट्राइड्स हो, आपको मेटल के कंपाउंड्स मिल रहे हैं. सिर्फ इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड सिल्वर आपको मेटल मिलेगा. अगर सिल्वर नाइट्रेट को डीकम्पोज करें, O2 मिलेगा सबसे पहले, बाद में NO2 मिलेगा, बाद में मिलेगा Ag और Hg जो भी है मेटल्स इन एलिमेंटल फॉर्म है. सो सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड सिल्वर ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ देयर नाइट्रेट्स यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द मेटल्स जिनका रंग होता है बहुत ही डार्क. तो आपको डार्क प्रेसिपिटेट के जैसे भी दिखते हैं, जैसे कि ब्लैकिश ब्राउन प्रेसिपिटेट. And this is all about decomposition of metal nitrate. I hope आपको समझ में आया ये decomposition. अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको immediately मुझे कमेंट्स में अपना डाउट बताना चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ. ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे decomposition reactions के बारे में. हमने decomposition reactions में फर्स्ट अमोनियम सॉल्ट की डीकम्पोजिशन की बात की, उसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन की बात की, है ना. तो अब हम बात करने वाले हैं मेटल अजाइड डीकम्पोजिशन के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है. इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, ये बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल रिएक्शन होता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल अजाइड. सो जिसमें कि मेटल अजाइड जो भी है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है और दिस मेटल अजाइड डीकम्पोजेस टू गिव यू प्रोडक्ट्स. मगर प्रोडक्ट्स लिखने से पहले हम क्या करेंगे? मेटल अजाइड की बात करेंगे, है ना. सो मेटल का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है, दिस फॉर्म्स अ कैटायन. एंड व्हाट इज दिस अजाइड? अजाइड बेसिकली इज N3-. 3 नाइट्रोजन्स विद 1 चार्ज इज कॉल्ड एज अजाइड, है ना. मेटल अजाइड्स के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं NaN3, BaN3 टेकन ट्वाइस. आपको जस्ट क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो करना है इन मेटल अजाइड्स को लिखने के लिए. ठीक है, और मेटल अजाइड्स का डीकम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी नहीं है. जब आप इसको डीकम्पोज करते हैं तो आपके पास आएगा मेटल और मेटल के साथ साथ आपके पास आएगा नाइट्रोजन गैस.
अगर Na को आपने डिकम्पोज किया, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटल और इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ N2। आपको बस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। टेक 2 मोल्स ऑफ NaNO3 ताकि आपके पास 2 मोल्स ऑफ Na आ जाए, उसके साथ साथ 3 मोल्स ऑफ N2 आ जाए। सिमिलरली अगर बेरियम अजाइड को आपने थर्मली डिकम्पोज किया हो, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम और उसके साथ साथ कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी है, राइट। सो यू आर गोइंग टू हैव 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड। सो मेटल अजाइड्स ऑन डिकम्पोजिशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल प्लस नाइट्रोजन गैस। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज ऑल्सो क्लियर एट द सेम टाइम ऑन योर एंड। अभी हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ डिकम्पोजिशन के बारे में बात करने के लिए, विच इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सलेट्स। सो हम अभी लेंगे मेटल ऑक्सलेट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल और ए मेटल ऑक्सलेट को डिकम्पोज करेंगे, मगर एज यूजुअल डिकम्पोजिशन से पहले हम देखेंगे ऑक्सलेट क्या होता है ना। ऑक्सलेट इज C2O4-2। C2O4-2 आयन इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन, जो कि एक एनियन है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, मेटल फॉर्म्स द कैटयन, सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल कैटयन एंड ऑक्सलेट एनियन इज कॉल्ड मेटल ऑक्सलेट। और इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हम 5 एग्जाम्पल्स लेंगे जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम ऑक्सलेट, जो है Na2C2O4 अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज। और दूसरा ऑक्सलेट हम ले सकते हैं स्टैनम ऑक्सलेट एंड देन आयरन ऑक्सलेट, सिल्वर ऑक्सलेट एंड mercury ऑक्सलेट, है ना। सो ये 5 के 5 ऑक्सलेट्स जो भी यहाँ लिखे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। अगर आप सोडियम ऑक्सलेट को डिकम्पोज करते हैं, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3, और उसके साथ साथ आपके पास रहेगा CO2, उसके साथ रहेगा CO, उसके साथ रहेगा कार्बन। सोडियम ऑक्सलेट ऑन डिकम्पोजिशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना इस पे। कार्बोनेट CO2 CO प्लस C, ठीक है। मगर अगर आपने स्टैनम या आयरन ऑक्सलेट को डिकम्पोज किया, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इन द फर्स्ट प्लेस। कार्बोनेट नहीं फॉर्म होता, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। उसके बाद में CO2 और CO, ये जो कार्बन है ना, कार्बन नहीं फॉर्म होगा। उसके बाद में इफ यू आर डिकम्पोजिंग सिल्वर या mercury ऑक्साइड, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द मेटल। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, सिल्वर mercury का तो स्पेशल केस ही होता है हमेशा, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव है और इनके कंपाउंड्स जो भी है वो बहुत कम स्टेबल होते हैं। सो दे डिकम्पोज डायरेक्टली इनटू द मेटालिक फॉर्म। सो मेटल के साथ साथ में CO2 प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे CO भी नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये 5 ऑक्सलेट्स और इनके डिकम्पोजिशन एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस सारे 5 रिएक्शंस को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम ऑक्सलेट रिलीजिंग मेटल कार्बोनेट विच इज सोडियम कार्बोनेट, CO2 plus CO plus C, carbon in elemental form. And decomposition of stannum and iron oxalate gives you oxide plus CO2 plus CO. Decomposition of mercury and silver oxalate gives you metal plus CO2. So these are the decomposition reactions. एक बार हम इन सारे reactions को quickly recap कर लेते हैं। अमोनियम सॉल्ट के केस में 2 केसेस थे, of which one is when you produce N2 in presence of oxidizing anion, and the second one is when you produce NH3 in presence of non-oxidizing anion, है ना। और उसके बाद में मेटल नाइट्रेट्स के केस में क्या था? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैटयन, स्मॉल साइज कैटयन हो या लार्ज साइज कैटयन हो, इसके डिपेंडेंट था। और लार्ज साइज कैटयन की बात होती है, फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंट था, है ना। 3 केसेस थे। अगर टेम्परेचर 0 to 400 होता तब आपके पास रिएक्शन होता ही नहीं। 400 to 800 होता देन आपके पास क्या प्रोडक्ट होते? आपके पास होता ऑक्सीजन। अगर उससे ज्यादा होता ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता, और हर केस में आपके पास एक मेटल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है ना। मेटल का कंपाउंड जैसे कि ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, नाइट्राइट हो, कुछ भी हो। अगर आप स्मॉल कैटयन के बारे में बात करते हो तो आपके पास क्या होगा? आपके पास NO2 प्रोड्यूस होगा, है ना बच्चों। एंड उसके साथ साथ एक एक्सेप्शन था। यहाँ पे क्या था एक्सेप्शन था सिल्वर और mercury नाइट्रेट के बारे में, जो कि मेटल्स दे देंगे डायरेक्टली। एंड उसके बाद में मेटल अजाइड है। मेटल अजाइड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू मेटल प्लस नाइट्रोजन, द सिंपलेस्ट रिएक्शन ऑफ द क्लास टुडे। ऑक्सलेट के पास तो आपके पास 5 ऑक्सलेट्स है जिसको आपको याद करना चाहिए या सीखना चाहिए, है ना। सो दिस इज हाउ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन p block elements go about, and these 4 types of decompositions are so very important for exams.
मगर इसके अलावा कई और डिकम्पोजिशंस भी है जो हमने कवर नहीं किए हैं। इस वजह से नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूजलेस है, आपको उसको पढ़ने की जरूरी नहीं है, ये चीज नहीं है, वहां पे कुछ शॉर्टकट्स बन नहीं पाएंगे। सो इस वजह से आपको वो जैसे है वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ही है आज के इस वीडियो के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में। एंड उसके बाद में पार्ट 3 आएगा इसी सीरीज का, जहां हम मेटल प्लस HNO3 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। डिकम्पोजिशन सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वाला इंपॉर्टेंस जाता है मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड के लिए, उसके बाद में वाला इंपॉर्टेंस जाता है हीटिंग इफेक्ट्स के लिए, एंड लास्टली जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के लिए। तो ध्यान में रखना सारे 4 पार्ट्स को फॉलो करने का। ठीक है, अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो पूछ देना कमेंट सेक्शन में, आई हेल्प यू आउट। अगर आपके कुछ डाउट्स नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन द क्लास। आई सी यू इन वन अदर वीडियो। अंटिल देन, बाय एवरीवन।